कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदा लोगों की चीखों में लिखा जाता है। और 1971 की कहानी उन्हीं चीखों से शुरू होती है। 1971 दक्षिण एशिया के इतिहास का सबसे निर्णायक वर्ष। एक ऐसा समय जब पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था, लाखों मासूम लोग मारे जा रहे थे और दुनिया खामोश थी। लेकिन भारत भारत चुप नहीं बैठा। यह कहानी है उस युद्ध की जिसने न केवल पाकिस्तान को तोड़ा, बल्कि एक नए देश बांग्लादेश का जन्म कराया। और यह वही कहानी है जहां से शुरू हुई उन राजनीतिक उठापटक की श्रृंखला जिसने अब जाकर एक बार फिर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। 1971 में पाकिस्तान असल में दो हिस्सों में बंट चुका था। पश्चिम पाकिस्तान की सेना और पूर्वी पाकिस्तान की जनता के बीच हालात खुले गृह युद्ध जैसे हो चुके थे। चुनाव जीतने के बावजूद जब बंगालियों को सत्ता नहीं सौंपी गई तो गुस्सा सड़कों से जंगलों तक फैल गया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान में दमन शुरू किया। गांव जलाए गए, छात्रावासों पर हमले हुए, बुद्धिजीवियों को चुन चुनकर मारा गया और आम नागरिकों पर गोलियां बरसाई गईं। अब सवाल था, लोग चुप रहते या लड़ते? इसी दमन के खिलाफ बंगाली युवाओं, छात्रों और पूर्व सैनिकों ने हथियार उठाए और जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का, एक गुरिल्ला बल जो जंगलों, नदियों और गांवों से निकलकर पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले करने लगा। मुक्ति वाहिनी सिर्फ एक लड़ाकू समूह नहीं थी, वह पूर्वी पाकिस्तान की जनता की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। दिन में सेना का राज चलता, लेकिन रात होते ही मुक्ति वाहिनी छाया बनकर वार करती। पुल उड़ाए जाते, सप्लाई लाइंस काट दी जाती और पाकिस्तानी सेना अंदर से टूटने लगी। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ अलगाव की लड़ाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर चल रहा एक पूर्ण गृह युद्ध था, जिसमें एक तरफ हथियारों से लैस सेना थी और दूसरी तरफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ती एक पूरी आबादी। और इसी गृह युद्ध ने आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा बदल दी। 1971 की शुरुआत लोकतंत्र से हुई, जब पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव जीत लिया। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने सत्ता देने से इनकार कर दिया और 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट, एक भयावह नरसंहार। विश्वविद्यालयों पर हमले, बुद्धिजीवियों की हत्या, महिलाओं के साथ अत्याचार और करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने को मजबूर हुए। भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर थी, लेकिन मानवता हमेशा पहले आती है। भारत ने सीमाएं खोली। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया से सहायता मांगी, लेकिन अमेरिका से लेकर चीन तक सबने पाकिस्तान का साथ दिया। तब भारत ने समझ लिया कि यह सिर्फ एक पड़ोसी की मदद नहीं, बल्कि मानवता बचाने का युद्ध है। उन्नीस का माहौल पूरी तरह युद्ध की दहशत से भरा था। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार, शरणार्थियों की चीखें और इसी बीच पाकिस्तान द्वारा भारत के एयरबेस पर अचानक हमला। भुज, अंबाला और आगरा से आती धमाकों की खबरों ने पूरे देश को हिला दिया। और जैसे ही यह सूचना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, उन पर देश और मानवता दोनों की जिम्मेदारी एक साथ आ गिरी। उसी दिन हालात ने अचानक करवट ली। आदेश मिलते ही भारतीय वायुसेना एक्शन मोड में आ गई। रनवे पर सायरन गूंजने लगे, पायलट्स ने हेलमेट पहने और कुछ ही पलों में आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई देने लगी। लक्ष्य साफ था, पाकिस्तान की हवाई ताकत को जड़ से तोड़ना। कुछ ही घंटों में उत्तरी पाकिस्तान के अहम एयरफील्ड मुरीद के, सरगोधा, रिसालवाला और मियांवली एक एक करके निशाने पर आ गए। रनवे ध्वस्त हुए, हैंगर जल उठे और पाकिस्तान की वायुसेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले का सबसे बड़ा आकर्षण थीं 100 की मिस्टेयर फाइटर जेट्स। हल्के वजन की, बेहद तेज, बिना किसी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के, लेकिन उड़ाने वालों के हौसले और निशाने इतने सटीक थे कि तकनीक की कमी भी जीत के रास्ते में बाधा नहीं बन सकी। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, यह संदेश था, अगर भारत एक्शन में आता है तो आसमान भी सुरक्षित नहीं रहता। उन्होंने
तुरंत आदेश दिया कि जनरल सैम मानेकशॉ को उनके कार्यालय बुलाया जाए। मुलाकात में इंदिरा गांधी ने साफ कहा कि पूर्वी पाकिस्तान पर तुरंत हमला करना होगा ताकि भुज पर हुए हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन मानेकशॉ जानते थे कि भावनाओं में लिया गया फैसला सेना को खतरे में डाल देगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि भारतीय सेना अभी बड़े ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं। हथियारों की सप्लाई, सैनिकों की पोजीशनिंग और मौसम, तीनों को समय चाहिए। अगर हम अभी हमला करते हैं, उन्होंने चेतावनी दी, तो हमें 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, पश्चिम से पाकिस्तान, पूर्व से पाकिस्तान और उत्तर से चीन। उनकी रणनीतिक सोच अद्भुत थी और इसी वजह से उन्हें भारतीय सेना का चाणक्य कहा गया, क्योंकि वे जानते थे कि रणनीति ही विजय की कुंजी है। उसी शाम जब पूरा देश तनाव में था, आकाशवाणी रेडियो पर इंदिरा गांधी का संदेश गूंजा। आज रात पाकिस्तान ने हमारे एयरफील्ड पर हमला किया है। यह युद्ध हम पर थोपा गया है और हमारी सेना इसका जवाब देगी। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमांकी, खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। देश भर में क्षण भर में माहौल बदल गया। डर की जगह दृढ़ निश्चय ने ले ली। इसके बाद 4 दिसंबर 1971 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब मानेकशॉ ने आखिरकार हरी झंडी दी। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर हवाई हमले शुरू कर दिए और जमीन पर भारतीय सेना व मुक्ति बाहिनी एक साथ आगे बढ़कर पाकिस्तानी सेना को परास्त करने लगी। यह पलटवार सिर्फ बदले का नहीं था, यह मानवता, न्याय और रणनीति की जीत थी, जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी और साबित कर दिया कि भारत जब सही समय पर सही कदम उठाता है तो इतिहास खुद को बदलने पर मजबूर हो जाता है। 16 दिसंबर 1971। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। ढाका की हवा भारी है, हर तरफ सन्नाटा, और अचानक इतिहास घुटनों पर आ जाता है। ढाका ने हथियार डाल दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर, और उसी पल पूर्वी पाकिस्तान मिट गया और जन्म हुआ बांग्लादेश का। सिर्फ 13 दिनों में भारत ने इतिहास नहीं लिखा, इतिहास को मोड़ दिया। लेकिन जरा ठहरिए, यह जीत सिर्फ मोर्चे पर नहीं मिली थी, यह जीत मिली थी रणनीति में। जनरल सैम मानेकशॉ ने बेहद कम समय में सैनिकों को मोबिलाइज करके दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय शस्त्र बल आपात स्थिति में 12 घंटे से भी कम समय में तैनात हो सकते हैं। सोचिए, इतनी तेज तैयारी, इतनी सटीक प्लानिंग। यही वजह थी कि उन्हें सिर्फ जनरल नहीं, भारतीय सेना का चाणक्य कहा गया। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, खासकर अर्थशास्त्र में साफ लिखा है, युद्ध तलवार से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। सेना सिर्फ संख्या से नहीं, अनुशासन और नेतृत्व से संभाली जाती है। मानेकशॉ उसी विचारधारा के जीवित उदाहरण थे। और अब आता है युद्ध का आखिरी, सबसे डरावना पल। जब भारतीय सेना ढाका में प्रवेश करने ही वाली थी तो एक रेडियो संदेश गूंजा, सीधा, ठंडा और खौफनाक, आत्मसमर्पण कर दो या फिर मारे जाओ। यह कोई धमकी नहीं थी, यह हकीकत थी, और पाकिस्तानी सेना समझ चुकी थी अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. लेकिन युद्ध खत्म हुआ, विश्वासघात शुरू,
1975 में शेख मुजीब की हत्या कर दी गई और सत्ता में आए जियाउर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को इस्लामीकरण की ओर धकेला। पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे भारत बांग्लादेश संबंध ठंडे पड़ने लगे। यह वह मोड़ था जब बांग्लादेश फिर से भारत से दूर जाने लगा। फिर आई शेख हसीना, मुजीब की बेटी, जिन्होंने बांग्लादेश को स्थिरता, विकास और आतंकवाद से मुक्ति की ओर ले जाया। भारत बांग्लादेश रिश्ते अपने स्वर्णिम दौर में थे, लेकिन 2024-2025 में अचानक हालात बिगड़ गए। छात्र आंदोलनों, महंगाई, कट्टरपंथी संगठनों और विदेशी प्रभावों ने माहौल गर्म कर दिया। विरोध बढ़ता गया, हिंसा भड़कती गई और अंततः शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश ने एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ देखा। सत्ता में आए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्हें पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। उनके आने के बाद बांग्लादेश ने धीरे धीरे भारत से दूरी बनानी शुरू की। कट्टरपंथी समूह फिर से सक्रिय होने लगे। पाकिस्तान और चीन के साथ बैकडोर रिश्ते बढ़ने लगे। समय ने एक बार फिर कहानी दोहराई। मुजीब के बाद जैसे जिया आए, वैसे ही हसीना के बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत बांग्लादेश संबंधों को चुनौती भरे मोड़ पर खड़ा कर दिया। और 2025 की यह नई स्थिति हमें याद दिलाती है कि राजनीति का खेल कभी खत्म नहीं होता। दोस्ती, दुश्मनी, युद्ध, शांति सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन भारत के लिए 1971 सिर्फ युद्ध नहीं, मानवता की जीत थी और हमेशा रहेगी। 1971 की यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। अगर आपको लगता है कि इस इतिहास को हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक, तथ्यात्मक और गहरे रिसर्च वाली कहानियां लाते रहें। भारत गणराज्य के जनता की ओर से इसे रिक्वेस्ट या फिर एक वार्निंग, अगर अभी 2025 की स्थिति की बात की जाए तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मोहम्मद यूनुस की नपुंसकता और कट्टरता को देखते हुए यही लग रहा है कि फिर से एक बार दोनों देशों को आमने सामने खड़ा होना पड़े। हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर स्थिति ऐसे ही रही तो आने वाले समय में भारतीय सेना एक बार फिर बांग्लादेश को नक्शे से मिटाने के लिए बाध्य होगी। आशा करते हैं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। ना भारत ने 1971 में युद्ध चाहा था और ना अब।